जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो क्लास उसका कंस्ट्रक्टर हमने देखना था और उसको हम जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन कंपाइलर ही मैंने खोला हुआ है। आपको मैंने कहा कि डेव या जिसमें भी आपको इजी लगता है उसमें प्रोग्राम आपने पहले भी किया हुआ होगा, तो उसमें आप प्रोग्राम जो है वो कर सकते हैं। राइट, ओके। जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास है क्लास। बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड उसमें लिखा हुआ है। ये डिफरेंट कंपाइलर मैंने आज खोला है थोड़ा, तो ये आपका ऑनलाइन जीडीपी कंपाइलर है। ठीक है, तो आप बेशक डर में करते रहें प्रोग्रामिंग, आपको पता है आपने कोड लिखना है, उसको कंपाइल करना है, एग्जीक्यूट करना है, स्टेप्स सारे वही हैं। तो एनवायरनमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, एनवायरनमेंट कोई भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। आपका जो C++ लैंग्वेज है उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स डिफाइन है वो सेम है। ठीक है, तो वो किसी भी कंपाइलर में उसका जो कंपाइलर है उसमें जो रूल्स डिफाइन होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कोड, यू कैन कंपाइल, यू कैन रन एंड इवन डीबग। ठीक है, योर प्रोग्राम्स ऑनलाइन। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं। अब क्लास ये आईओस्ट्रीम हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम एसटीडी पैकेज हमने इंक्लूड कराया। तो हम अपनी कल वाली क्लास सपोज कंटिन्यू करते हैं। क्लास, और हम ले लेते हैं एम्प्लॉय की क्लास। ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास क्रिएट करते हैं। इसमें हमने दो चीज़ें ली थी, दो एट्रीब्यूट्स। ओके फाइन, ये उसने खुद ब खुद जो है ऑटो उसका कर दिया। यहाँ हम सेमी कॉलन, कीबोर्ड ये डिफरेंट है तो मिस प्रिंटिंग इस पर। बहरहाल यहाँ सेमी कॉलन हम लगाते हैं। और फाइनली वी फाउंड इट। ओके, देयर इज सेमीकोलन। ठीक है, तो ये आपकी क्लास हो गई एम्प्लॉय की। और हमने इसमें कल जो है प्राइवेट डेटा मेंबर्स लिए हुए थे, डेटा मेंबर्स थे। पब्लिक में हमने फंक्शंस बनाए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। जो डेटा मेंबर्स थे वो हमारे पास कौन से थे, आईडी था, और हमारे पास डबल में सैलरी थी। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। प्राइवेट में डेटा मेंबर्स में थी, फिर पब्लिक में हमने इसके सेटर्स और गेटर्स लिखे थे। ठीक है, तो सेटर्स और गेटर्स में आपके पास क्या था, अगर हम लिखें उनको दोबारा, तो वाइड गेट आईडी, गेटर्स लिख रही हूँ पहले। ठीक है, गेट आईडी, और आपको पता है इसमें हमारे पास ओके फाइन, ये गेट आईडी है। और गेटर्स जो है वो रिटर्न टाइप उनकी ऊपर वाली ही होती है जो ऊपर आपने स्पेसिफाई की हुई है। और इसकी अगर डेफिनेशन हम साथ ही दे दें तो इसमें हमारे पास जस्ट व्हाट वी हैव टू राइट रिटर्न आईडी। ठीक है, तो ये कल वाला ही काम है, उसको लिख रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसमें अपना आज वाला काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये गेट आईडी हो गया। और इसको हम कोड को जो है वो अगर कॉपी करें और दूसरा हम लिखते हैं जी, तो ये हमने गेट आईडी का फंक्शन लिखा। और हम कह रहे थे इसी तरह हम जो है वो दूसरा अपना फंक्शन लिखते हैं, गेट सैलरी का था। ठीक है, तो दिस इज जस्ट फॉर योर रिवीजन, जो लोग आज आए होंगे। तो गेट सैलरी, और ये सैलरी का ऊपर एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो यहाँ अब इसकी सैलरी की रिटर्न टाइप, इसकी डेटा टाइप क्या है, डबल। तो यहाँ भी हम डबल जो है लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसके गेटर्स हो गए। और इसी तरह हम सेटर्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो
उसके बाद अपना जो है वो नया इसमें काम हम शुरू करते हैं। तो इसको हम बनाते हैं सेटर्स, कोड हमने वही उठाया। तो दिस इज जस्ट सेट आईडी, सेट आईडी में रिटर्न टाइप होगी वॉइड। ठीक है, ये बहुत इजी है सेटर्स और गेटर्स लिखना। इंट आई ये लोकल वेरिएबल बन जाता है, और इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दिस वैल्यू ये सिंपली क्या करता है, आईडी को जो इनकमिंग वैल्यू है वो असाइन करा देता है। और यहाँ भी रिटर्न टाइप होगी वॉइड और सेट सैलरी। ठीक है, सैलरी का एस हमने बाय कन्वेंशन सोचा था कि हम जो फंक्शन लिखेंगे उसमें जैसे ये एस है ये बड़ा रखा करेंगे। ठीक है, ताकि दोनों में सेट और सैलरी में फ़र्क हो जाए। तो इसमें भी सैलरी रिटर्न करने की बजाय सैलरी को वैल्यू असाइन करा देंगे। सपोज यहाँ वैल्यू आ रही है एस, और एस वैल्यू जो है ये इधर ऊपर आ रही है हमारे पास। ठीक है, और एस वैल्यू हम इसको सैलरी को असाइन करा देते हैं। अब हम एम्प्लॉय की क्लास में जो है एक नई चीज़ आज हम देखेंगे, और वो हमारे पास है कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, यानी आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं दैट इज़ व्हाट, कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम। इसका कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपको बताया था कि ये क्लास पूरी क्रिएट हो गई है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं इस क्लास ने कितनी मेमोरी ली है, तो इस क्लास ने जितना इसका इंस्ट्रक्शन सेट के अकॉर्डिंग साइज होता है उतनी मेमोरी, उतनी ही स्पेस ये मेमोरी में लेता है, और उसके अकॉर्डिंग ये मेमोरी में स्टोर हुआ है। लेकिन इसके वेरिएबल्स अभी नहीं क्रिएट हुए। एक्चुअल जो मेमोरी क्रिएट होती है वेरिएबल्स के लिए होती है। हमेशा जब भी आपने वेरिएबल क्रिएशन का पढ़ा होगा, तो हमेशा जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब मेमोरी बनती है। इसके अंदर बेशक ये दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमने एम्प्लॉय क्रिएट की है। तो जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे मेन के अंदर जाके, इसको मेमोरी असाइन नहीं होती। ये क्लास है हमारी, पूरी क्लास की डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी। इसमें ये प्राइवेट के हेड में एक्सेस स्पेसिफायर में ये डेटा मेंबर्स हैं, पब्लिक में इसकी ये दो गेटर्स और दो सेटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इसका जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हमने ऊपर क्लास में कैपिटल ई लिया हुआ है। सो हियर वी टेक एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय, और हम इसका कोई भी E1 जो है सपोज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, या E2 भी एक ले लेते हैं फॉर लेटर यूज। तो ये दो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए। अब इनका जो है मेमोरी में साइज, इनको डेफिनेटली मेमोरी जो है वो एलोकेट हुई होगी। कितनी मेमोरी एलोकेट होती है वो मैंने आपको कल भी बताया था। अब जब ये वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, चाहे आप इसके जो है वो आपने साइज ऑफ ऑपरेटर पढ़ा हुआ होगा, उससे आप इसका जो है वो बेशक सी आउट भी करा सकते हो। ये जस्ट वैसे आपको एक अलहदा से वो चीज़ बताने के लिए कि आप E1, ठीक है, इसका साइज जो है इसे सी आउट करा लो। इसी तरह आप जो है अपने पास दूसरा आपका ऑब्जेक्ट है E2, उसका भी साइज सी आउट करा सकते हो, एंड यू विल सी कि जितने ये आईडी और सैलरी की टोटल मेमोरी आपकी बनती है, उतनी ही मेमोरी E1 को और उतनी ही मेमोरी E2 को असाइन होती है। ठीक है, तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्ट्स या इंस्टांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट वर्ड्स हैं, ऑब्जेक्ट्स और इंस्टांसेस। ठीक है, ये क्लास एम्प्लॉय के दो ऑब्जेक्ट्स या इंस्टांसेस हैं जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, और इनके साथ हम ये कल सेटर्स और गेटर्स जो थे इनको भी कॉल कर रहे थे। तो अब जो है आपके पास ये जब हम इनके किसी भी आप बिल्ट इन डेटा टाइप भी इवन यहाँ पे इंट आईडी और डबल सैलरी करते हैं, तो ये बैकएंड पे, इनके लिए बैकएंड पे इनकी क्लासेस क्रिएटेड है, इंटीजर की, डबल की, या जितनी भी बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, और ये हमने खुद क्लासेस क्रिएट की हैं। तो ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, बताने का मकसद ये उस वक्त आपके पास इन ऑब्जेक्ट्स के लिए इनफैक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्स होते हैं। यानी आप अब यहाँ पे तो हमने अभी तक कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ, तो ये जो इस वक्त इसका कंस्ट्रक्टर, यानी इसको जो मेमोरी एलोकेट होती है ना, आपको मैंने जो शेप लाइक बना के दिखाई थी
कि आपके पास E1 के लिए मेमोरी एलोकेट हो रही है, ठीक है, E2 के लिए मेमोरी एलोकेट हो रही है। तो इनके अंदर आपके पास इनको जितनी भी इंटीजर प्लस डबल जो है वो दो मेमोरी लोकेशंस हैं। इसी तरह इनकी ये जो मेमोरी एलोकेशन हो रही है रैम के अंदर, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स काम कर रहे हैं। और अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ तो बेसिकली आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो आपको कंपाइलर प्रोवाइड करता है किसी भी क्लास के लिए। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेसिकली, ठीक है, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आगे मेंशन कर लें। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो ये वाला काम कर रहा होता है, जो वेरिएबल्स को क्रिएट करता है, उनको मेमोरी एलोकेट कर रहा होता है, ठीक है। तो उसमें हम जो है अब बाय डिफॉल्ट देखें, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी होती, तो हम अपने खुद से भी कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं जिसमें मेमोरी तो एलोकेट होगी, प्लस हम इन लोकेशंस में कोई ना कोई वैल्यू भी असाइन करा सकते हैं, ठीक है। तो उसको अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर अब इसके लिए जो है वो लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ आ जाए हम, तो यहाँ हमने क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखना है। कंस्ट्रक्टर जो होता है आपके मेंबर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मैं डिटेल बता देती हूँ। आपके पास मेंबर फंक्शंस, और मेंबर फंक्शंस मैंने आपको बताया था कि उसमें आपके पास वो टाइप 1 जो है ये सेटर्स और गेटर्स हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप है आपके पास मेंबर फंक्शंस की। फिर आपके पास दूसरी जो टाइप है मेंबर फंक्शंस की, वो आपके पास है कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। यानी कंस्ट्रक्टर से ये हमें, इससे हमें ये पता चला कि आपके पास जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी मेंबर फंक्शंस हैं, वो डेटा मेंबर्स नहीं होंगे बल्कि मेंबर फंक्शंस होंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है फर्दर हम इसमें जो है वो काम करेंगे, दैट इज ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स हम बनाएंगे, तो ऑपरेटर्स जो होंगे वो भी मेंबर फंक्शंस होंगे। ऑपरेटर्स जो है वो हम ओवरलोड करते हैं, वो क्या होते हैं उसको फिर हम बाद में देखेंगे। और इसके अलावा भी हम मेंबर फंक्शन, सिंपल मेंबर फंक्शंस भी बना सकते हैं, ये स्पेसिफिक टाइप्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी आपके मेंबर फंक्शंस होंगे, सपोज हम कहते हैं कि दे विल बी सिंपल मेंबर फंक्शंस डूइंग एनीथिंग फॉर द क्लास, कि हमारा रिक्वायर्ड टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे, तो ये सिंपल फंक्शंस। इसके अलावा जो भी होंगे उनको हम कहते हैं कि वो सिंपल फंक्शंस हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा सिंपल ही हो, उसमें हम कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हमें ये बात पता चली कि कंस्ट्रक्टर जो होते हैं ये होते हैं मेंबर फंक्शंस, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर्स जो हैं ये हमें पता चल गया कि मेंबर फंक्शंस हैं। अब इनकी भी फर्दर टाइप्स हैं। टाइप 1 ये आपके पास जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे अभी आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं भी लिखा हुआ तो आपके पास बाय डिफॉल्ट इसका कंस्ट्रक्टर होता है, ये कंपाइलर खुद से भी इसे कॉल कर लेता है। लेकिन अगर हम लिख देंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्लास के लिए कोई बना देंगे, तो फिर वो हमारे वाला कॉल होगा, फिर वो क्लास का जो पहले से पड़ा हुआ होता है वो कॉल नहीं होता, ठीक है। तो हम जो है अब इसके लिए एक तो वो बनाएंगे, दूसरा हमारे पास होता है इसकी जो दूसरी टाइप है दैट इज पैरामीटराइज्ड, ठीक है। पैरामीटराइज्ड, ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। और तीसरी आपके पास जो इसकी टाइप है वो आपके पास है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। और ये तीन तरह के कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक सेकेंड, अच्छा ये हमारे पास तीन तरह के कंस्ट्रक्टर्स हैं, और अगर हम सारे जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो लिखते हैं क्लास के अंदर, तो ये हमारे पास फिर क्या होता है, आपने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी हुई होगी, ठीक है। तो उसको आई विश कि आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लें। जिस तरह आपने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी थी उसी तरह यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। वो डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन कर दूंगी जैसे ही आता है, लेकिन ये चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए जो हमने इसमें देखनी है। तो अभी हम इसके लिए कंस्ट्रक्टर लिखते हैं खुद से। कंस्ट्रक्टर होता है मेंबर फंक्शन, तो वो यहाँ आएगा पब्लिक के नीचे, पब्लिक होता है वरना तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट ना किया जा सके,
कंस्ट्रक्टर ऐसे मेंबर फंक्शंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त कॉल होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स ऐसे मेंबर फंक्शन होते हैं विच आर कॉल्ड एट ऑब्जेक्ट क्रिएट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। यानी जिस वक्त आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ये उस वक्त कॉल होते हैं। तो इनको हम जो है वो अब खुद से अपना फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं। अब कंस्ट्रक्टर को लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को लिखने का तरीका है हमारे पास कि वी आर गोइंग टू राइट कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में हम जो लिखने का तरीका है वो ये है कि जो क्लास का नाम होता है हमेशा वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम भी होगा, ठीक है। तो यहाँ हम सेम नेम जो है वो इस्तेमाल करेंगे कंस्ट्रक्टर्स, यानी आप फंक्शन है ना, तो फंक्शन में आपको पता है कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, यानी आपको रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड होती है, आपको फंक्शन का नेम रिक्वायर्ड होता है और पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। फंक्शन के लिए हेडिंग में ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो इसमें हम मेंशन करते हैं, और एक सेकेंड, ठीक है। तो अब इसमें ये तीनों चीज़ें, डू रिमेंबर कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं उसमें रिटर्न टाइप नहीं होगी, ठीक है। तो इन कंस्ट्रक्टर्स यू विल हैव नो रिटर्न टाइप, इनकी रिटर्न टाइप नहीं हुआ करेगी, ठीक है। फिर इनका नेम, यानी एक चीज़ तो ये होती है ना रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप नहीं होगी। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ आपके पास होती है नंबर 2 पे, आपके पास जो चीज़ होती है फंक्शन नेम होता है। तो फंक्शन नेम हमेशा आपका सेम होगा एज योर, मीन्स ये सेम एज योर क्लास नेम। हमेशा ये नहीं कि एम्प्लॉय रखेंगे आप हमेशा कंस्ट्रक्टर, जो क्लास का नेम हुआ करेगा, स्टूडेंट है तो ये आपका स्टूडेंट होगा, टीचर है तो ये टीचर होगा, ठीक है। जो क्लास का नेम होगा वही आपका फंक्शन नेम होगा, ठीक है। तीसरी अब जो चीज़ है आपके पास, वो आपके पास आ जाती है पैरामीटर्स। तो आपके पास पैरामीटर्स में हमने इसीलिए ऊपर देखें इसको डिफाइन की है पैरामीटर्स। अगर तो बिल्कुल पैरामीटर जीरो होंगे तो यू विल हैव योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर पैरामीटर्स होंगे तो वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा। और इसी तरह कॉपी कंस्ट्रक्टर आपके पास होगा, ये दोनों जो है ये पैरामीटराइज्ड होते हैं, ठीक है। और ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें आपके पास फिर आप कोई वैल्यू उसे पास नहीं करते, लेकिन आपने एम्प्टी अपनी ब्रैकेट्स जो है वो लिखनी है। इसकी डेफिनेशन देनी होती है क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास डेफिनेशन आ गई, और उसके बाद आपके पास क्या है, वेट एक सेकेंड, जी। तो ये आपके पास आ गया है एम्प्लॉय, ओके। ये आपका कंस्ट्रक्टर है जिसका नेम क्लास नेम है, ठीक है। रिटर्न टाइप इसकी नहीं होगी और आपके पैरामीटर्स इसमें नहीं है, तो ये बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम सिंपली पहले तो एक तो सी आउट कराते हैं जस्ट टू शो कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास है दैट हियर वी आर, ठीक है। तो ये आपके पास जो सिंटेक्स की चीज़ें हैं वो हमने पूरी की। अब इसमें आके हम लिखते हैं कि इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये जस्ट हम प्रिंट करा रहे हैं, सी आउट करा रहे हैं। आपको पता है कि सी आउट कराएंगे डबल कोट्स के अंदर तो ये एज इट इज चीज़ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, और बैक स्लैश एन लिखना चाह रही थी मैं, और बैक स्लैश आ गया, ओके फाइन। ये हो गया आपके पास इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वी आर, ठीक है। और एंड पे जाके हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम, अब जो असल मकसद होता है ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का वो ये होता है कि हम इन वैल्यूज, ये जो वेरिएबल्स हैं इनको कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कराना चाहते हैं। जैसे आईडी को हम डिफॉल्ट वैल्यू 1 असाइन करा देते हैं, या कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो
तो आपके पास उसको आईडी असाइन हो जाए। वैसे इसका तरीका होता है ऑटोमेटिक आईडी असाइन हो जाता है, हम वो कर सकते हैं, लेकिन वो हम अभी बाद में करेंगे। अभी हम सिंपली आईडी को वन असाइन कर रहे हैं। वरना जिस तरह लॉजिकली होता है ना कि आप एक एम्प्लॉय आया तो उसकी आईडी वन मिल जाए, अगला एम्प्लॉय आया तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आईडी जनरेट कर दे, फिर अगला अगर आ रहा है ऑब्जेक्ट तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आईडीज जनरेट कर सकता है। तो सिस्टम जब ऑटोमेटिकली आईडीज जनरेट करता है वो काम भी किया जा सकता है, वो स्टैटिक फंक्शंस के साथ होता है, उसको हम लेटर ऑन करेंगे। अभी हम सिंपली आईडी को कोई भी वैल्यू असाइन करा देते हैं। एंड सपोज सैलरी को भी कोई वैल्यू असाइन करा देते हैं। यहाँ पे इनपुट भी करा सकते हैं आप, इनपुट करा के यूजर से फिर असाइन करा दें, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या पेपर के अकॉर्डिंग आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना काम करते हैं। तो यहाँ हम सपोज फॉर द सेक, ठीक है, सिंप्लीफिकेटी के 12,000 हमने सिस्टम में मिनिमम जो सैलरी है वो डिफाइन कर दिया है। तो सैलरी में इनिशियल वैल्यू आपकी एक ही आ जाएगी। ठीक है, ये अब आपको पता है कि जिस तरह आपके पास ये वेरिएबल हम कह रहे थे कि क्रिएट होते हैं, जैसे ई वन क्रिएट होगा तो ई वन के अंदर जो आपके पास आईडी होगा उसमें वन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, आप एम्प्लॉय ई वन लिखते हो ना, तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होना है, कंस्ट्रक्टर ने यहाँ ले जाना है, उसने यहाँ वन रख देना है और यहाँ पे 12,000 रख देना है। ठीक है, अच्छा सिस्टम है ना, मिनिमम सैलरी भी अच्छी दे रहा है। तो ये आपके पास आ गया। इसी तरह आपका जब दूसरा ऑब्जेक्ट, आप कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इन द सेम वे, लेकिन ये सारे ऑब्जेक्ट्स में एक ही वैल्यू जा रही है क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर में दी हुई है ना। अगर हमने चेंज करना हो तो हम उसका मैकेनिज्म चेंज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में, कि हम चेक कर लें जी कि वो किस रैंक से बिलोंग करता है। सैलरी को वैल्यू असाइन करने से पहले हम चेक कर लें कि उसका जो ग्रेड है वो बेस्ड ऑन ग्रेड सैलरी असाइन हो। जैसे सपोज उसका कोई ग्रेड होता है 17 18, तो हम चेक कर लेते हैं पहले कि ग्रेड जो है वो किस ग्रेड का ऑफिसर है, उसके अकॉर्डिंग सैलरी को वैल्यू असाइन कराएं। इसी तरह आईडी हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल काम कर रहे हैं। तो इसी तरह ये जब सिंपल काम है तो इसके अंदर ये सेम वैल्यूज हर ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएंगी। हम लेटर ऑन सेटर्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ये वो सेटर में भी किया जा सकता है, ठीक है, इधर आके भी किया जा सकता है आईडी और सैलरी को सेट, और यहाँ पे भी हम यूजर से इनपुट लेके सीन के थ्रू तो इनपुट लेके इसको असाइन करा सकते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स। तो ये चीज हो जाती है। तो ये बहरहाल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो हेयर इट वाज एक्सप्लेनेशन फॉर इट। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करके देखते हैं, और रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ। अच्छा, ये देखें जी, इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये आ गया इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आपने क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं ना, तो यहाँ हम देखते हैं कि ओके फाइन। अच्छा, ये आपके पास बेसिकली आ रहा है 16 भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं जब हमने एम्प्लॉय ई वन किया ना, तो आपको पता है कि ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसको आईडी को भी एक वैल्यू मिल चुकी है, सैलरी को भी। वो वैल्यू हम कैसे गेट करते हैं, गेटर के थ्रू सी आउट करा सकते हैं। ठीक है, मेन के अंदर। और दूसरा जब ई टू क्रिएट किया तब भी वो हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में लेकर गया और उसने प्रिंट करा दिया इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब ये जो 16 है ना, वो इस लाइन की वजह से प्रिंट हो रहा है जिसमें मैंने ई वन का साइज प्रिंट कराया था। तो ई वन में ये दो चीजें हैं, आईडी और सैलरी। तो अगर हमने यहाँ पे देखना हो कि आईडी की कितनी ये बाइट्स दे रहा है और डबल को कितनी दे रहा है, तो वी कैन सेपरेटली सी कि आपके पास साइज ऑफ ऑपरेटर आप इस्तेमाल करें and just print out the size of int, and again you can print size of डबल, ताकि आपको ये पता चल जाए कि 16 किस तरह उसने बनाई है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें बैक स्लैश एन अभी हमने कहीं इस्तेमाल नहीं की, तो वी कैन डू व्हाट, एंडल कर लें। ठीक है, और ये जो थोड़ी स्पेस ले रहे होते हैं ये बस थोड़ी इसकी खूबसूरती के लिए कि चीज़ें जो है वो थोड़ी डिफाइंड वे में आ जाएं। एंडल
ये फिर हमें यहाँ पे ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है, सी आउट के साथ जो आता है ये इंजर्शन होता है, स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर। तो यहाँ अगेन हम एंडल लिखते हैं ताकि सेपरेट हमें सारी चीज़ें नज़र आए। सो हियर वी गो एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। और जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये अब सारी आपकी चीज़ें अलग अलग आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो ओवरऑल ऑब्जेक्ट, अच्छा ये देखें आपके पास इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर E1 आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो वो आपको कंस्ट्रक्टर में लेके गया, E2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो वो आपको दोबारा कंस्ट्रक्टर में लेके गया इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर आपने साइज ऑफ E1 प्रिंट कराया तो उसमें उसका जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो 16 शो कर रहा है, ठीक है। वो हम देखते हैं 4 बाइट्स कहाँ से वो लेके आ रहा है। और उसके बाद आपके पास इंटीजर का जो इस वक्त इस सिस्टम में साइज है वो 4 बाइट्स है, और डबल के लिए जो साइज ये ले रहा है वो 8 है। तो 4 + 8 बिकम्स 12, ठीक है। तो बाकी वो फंक्शंस को मिला के ओवरऑल जो उसका ऑब्जेक्ट का साइज क्रिएट कर रहा है 12 + 4 बाइट्स को और दे रहा है, ठीक है। तो टोटल 16 बाइट्स जो है वो शो कर रहा है ऑब्जेक्ट के लिए E1 के लिए, इसी तरह वो E2 के लिए भी कर रहा होगा। सो यू कैन सी अगर हम यहाँ E2 का भी कराएं, सो व्हाट डज इट से। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना ये आपके सिस्टम पे डिपेंडेंट है, जैसे इंटीजर और डबल। मोस्टली डबल का साइज सेम होता है, इंटीजर का साइज जो होता है ना वो सिस्टम डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ ये 4 बाइट्स ले रहा है, ठीक है। तो आपके पास हम देखते हैं E2 का भी साइज आ जाता है हमारे पास। सो E1 एंड E2 बोथ आर टेकिंग 16 बाइट्स इन योर मेमोरी। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो 16 बाइट्स इससे मिल रही हैं। वैसे अगर पेपर में पूछा जाता है ना तो अब ये एक्स्ट्रा बाइट्स कितनी ले रहे हैं, जितना इंटीजर का साइज है, यानी आप देखें 4 + 8 12 है, तो 4 बाइट्स एक्स्ट्रा ले रहा है। और 4 बाइट्स बेसिकली ये आपके इंस्ट्रक्शन सेट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होता है। मे बी इसको जो मेमोरी में इसका ऑब्जेक्ट के साथ आपके ऊपर दो तो वेरिएबल्स हैं प्लस और कुछ इंस्ट्रक्शंस को कॉपी कर रहा है। तो ये आपसे अगर पूछा जाए ना कि E1 का साइज क्या होगा और E2 का साइज क्या होगा, तो ये सिस्टम डिपेंडेंसी वाली चीज तो हमें नहीं पता होती। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जितने उसके अंदर डेटा मेंबर्स पड़े होंगे हम उनका साइज उठाकर ऐड कर देंगे और बता देंगे कि इतना। जैसे यहाँ पे अगर हमसे पूछें तो हम लिखेंगे कि सपोज इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स एंड डबल वी नो दैट टेक इट, डबल जो है इट टेक्स 8 बाइट्स। तो टोटल इसकी 4 + 8 12 बाइट्स हम कहेंगे कि E1 ने भी ली है मेमोरी में और E2 ने भी मेमोरी में 12 बाइट्स ली हैं। क्योंकि ये जो वो एक्स्ट्रा बाइट्स ले रहे हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए उसका हमें नहीं पता, वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। तो ये चीज़ आ गई आपके पास, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो हमने क्रिएट कर दिया है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि वाकई आईडी और सैलरी में वैल्यू जा रही है, तो किसी भी एक का गेटर जो है वो आप इसमें कॉल कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे गेटर कॉल करते हैं। गेटर आपको पता है हम सी आउट कराते हैं वैल्यू, और सी आउट वैल्यू किसकी कराएंगे, E1 का सपोज करा देते हैं। E1 डॉट हम क्या करें, हम गेटर कॉल करते हैं गेट आईडी, ठीक है। और गेट आईडी जब कॉल होगा तो ये हमें इसकी आईडी रिटर्न कर देगा। और हम सपोज सी आउट करते हैं E2 की, हम सैलरी जो है उसे देख लेते हैं। तो दोनों में आपको पता है चीज़ें तो सेम ही होंगी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज हम इन दोनों चीज़ों को प्रिंट करा लेते हैं। एंडल ज़रूरी है वरना आपको एक ही लाइन में चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो इफ़ वी वांट टू हैव एंडल सो वी राइट जस्ट एंडल, ठीक है। एंडल न्यू लाइन के लिए होता है। तो ये हम इसको कंपाइल करते हैं, ओके ओके सॉरी यहाँ अब क्या हुआ है, सैलरी को डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, ठीक है। इस वजह से सैलरी बिकॉज इट इज़ ए प्राइवेट डेटा मेंबर, इसलिए वो कह रहा है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। इट इज़ डिक्लेयर्ड प्राइवेट हेयर। तो ये कंपाइलर की लैंग्वेज होती है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो देयर जस्ट वी राइट गेट, और गेट सैलरी है। तो ये सैलरी हम यहाँ से फिनिश करते हैं एंड अगेन वी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट।
तो आपके पास जो चीज़ आई है, ये आपके पास आपने गेट आईडी किया, इससे पहले हमने हैंडल नहीं लिखा ना, तो आईडी यहाँ प्रिंट हो रही है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे वो नहीं लेके जाता जब तक आप उसको या तो अगली सी आउट इस्तेमाल कर रहे होते, या फिर आप जो है आपने वो उसके साथ ही लिखा ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो आपने हैंडल या बैक स्लैश एन कुछ भी नहीं लिखा, तो वन, ये ई वन की आईडी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, गेट आईडी, ये वन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर में उससे डिफाइन हुआ था। इसी तरह जब आप ई टू की सैलरी गेट कर रहे हैं, तो 12,000 कहाँ से आ रहा है, ये आपने जब उसको कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो कंस्ट्रक्टर ने उन वेरिएबल्स के अंदर ये वैल्यूज असाइन करा दी हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये आपका है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हमारे पास टाइम है कितना, ओके थोड़ा सा टाइम है, इसका एक और कंस्ट्रक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। दिस वाज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो अब हम दूसरा जो बनाते हैं वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अच्छा जी, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखते हैं हम। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सिंपल ये होता है जिसमें यहाँ पे पैरामीटर्स पास हो जाएंगे, तो बाकी उसका रिटर्न टाइप आपको पता है कोई भी नहीं होती, हर कंस्ट्रक्टर के लिए यही है। उसका नेम जो होता है आपका वो सेम होता है, एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास है तो यही होगा। अब पैरामीटर का मकसद है कि यहाँ पैरामीटर्स आ जाएंगे। क्या पैरामीटर आ जाएंगे, जो भी आप पास करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आईडी को एक वैल्यू असाइन हो जाए, तो सपोज आई आई ले लेते हैं, या सिंपल आई ले लें। ठीक है, और फिर आपने इसको सैलरी अगर भेजनी है, चाहे तो एक भेज दें पैरामीटर, चाहे एक से ज्यादा भेज दें, मीन्स वी कैन हैव डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इट, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, तो आप बेशक खाली आईडी के लिए वैल्यू भेजें। एक सेकेंड, अच्छा इसमें हम खाली आईडी के लिए वैल्यू भेज सकते हैं, फिर हम इसमें खाली सैलरी के लिए वैल्यू भेज सकते हैं, और हम तीसरी जो चीज कर सकते हैं कि दोनों के लिए वैल्यू भेज सकते हैं, और हम ये सारे कंस्ट्रक्टर अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फिलहाल हम वो लिखते हैं जिसमें हम दोनों चीजें पास कर रहे हैं। तो द अदर वेरिएबल दैट वी पास, ओके, सो दिस इज डबल, और इसमें हम सैलरी के लिए सपोज ऐसी ले लेते हैं, तो ये आपके पास आ गया। ओके, ये इसमें जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें ले जाता है। ठीक है, तो अच्छा अब देखें इसमें हमने क्या करना है, सिंपली जो आईडी है उसमें ये वैल्यू असाइन करा देनी है, और जो भी उधर से यूजर, ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होना है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है, तो ये वैल्यूज भी उसी वक्त आएंगी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, तो हम सैलरी का दूसरा एट्रीब्यूट है, उसमें हम वैल्यू असाइन करा देते हैं एस। जो एस में आया है वो सैलरी को असाइन करा दिया, जो आई में आया है वो आईडी को असाइन करा दिया, तो ये सिंपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्रिएट हो गया। ठीक है, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब इसको कॉल कैसे करना है, मैंने आपको बताया कि इसको डिफरेंटली लिख सकते हैं। इसका एक और वर्जन बना देती हूँ, ये भी आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और इसमें मैंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ आईडी भेजें। ठीक है, और आई में जो वैल्यू आई वो सिंपल आईडी को असाइन हो जाए। ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट, ये आपके पास एक वेरिएंट इस तरह से भी बनाया जा सकता है, ये भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ सैलरी का एट्रीब्यूट पास करें, सैलरी की वैल्यू पास करें, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, इस तरह से लिख दें कि आप ये वाली चीज खत्म कर दें उसमें से। ठीक है, तो ये भी आप इस तरह से भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, यानी कंस्ट्रक्टर है जिसको पैरामीटर पास हो रहे हैं, ये भी कंस्ट्रक्टर है जिसको पैरामीटर पास हो रहे हैं, ये भी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो तीनों तरह से इसको लिखा जा सकता है। जितने भी डेटा मेंबर्स है ना, यानी जरूरी नहीं होता कि सारे ही हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को पास करें, जितने हमें रिक्वायर्ड है हम उतने पास कर सकते हैं, बाकियों को ओमिट कर दें। अच्छा, अब इसको कॉल करते हैं, किसी एक को हम कॉल करके देखते हैं, और उसके बाद हाँ, अब ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, और ये चारों इस वक्त कंस्ट्रक्टर हैं जो क्लास के अंदर लिखे हुए हैं। दीज बोथ आर, ये विद 0 पैरामीटर्स, विद 1 पैरामीटर, एंड विद 2 पैरामीटर्स। ठीक है, तो अब नेम सेम है सबका,
तो ये आपको याद होगा फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऊपर मैंने बताया कि उसको रिवाइज कर लेना। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में भी यही होता था कि आपके पास एक ही नाम के मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स जो है वो फर्क होते हैं, या तो पैरामीटर्स की डेटा टाइप फर्क हो सकती है या नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज होते हैं। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर्स में भी यही चीज हो रही है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स सब में अलग है, इसमें 0 है, इन दोनों में 1 है, इसमें 2 नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। लेकिन इन दोनों में अगर आप देखें तो यहाँ 1 पैरामीटर है लेकिन डेटा टाइप चेंज है, ठीक है। तो ये आपके पास ये डिफरेंट तरह के कंस्ट्रक्टर्स हम क्लास के अंदर लिख सकते हैं, और ये इसी फिनोमेना को हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब हम सिंपल इसको एक को कॉल कर लेते हैं। हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय, और E3 बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 हम पहले ले चुके हैं। E3 बनाया, और इसको अब वैल्यूज क्योंकि भेजनी है, तो हम इसको वैल्यूज जो है आईडी और सैलरी, अगर आप खाली आईडी भेज देंगे तो ये आईडी वाला कॉल कर लेगा, अगर आप सैलरी भेज देंगे सपोज तो डबल फॉर्म में, तो ये आपके पास उसको कॉल कर लेगा कंस्ट्रक्टर को, या आप दोनों चीजें भेज दें 3 और 3 के साथ आप सैलरी भी भेज दें कि एम्प्लॉय 3 उसकी सैलरी 40,000 हो, तो ये आपके पास ऊपर डबल वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा, जिसमें दोनों आपके पास चीजें आ रही होंगी, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने जो चीजें देखी हैं एक दफा मैं रीकैप कर देती हूँ। हमने इसमें ऊपर मेंशन है वैसे सारी कंस्ट्रक्टर्स देखे हैं, जिसमें हमने डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर देखे हैं, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये हमने किस तरह लिखते हैं वो सारे मैंने मेंशन भी कर दिए हैं। डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट हम कोई भी कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट कर लेते हैं, और जब एक ही नाम से कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छी तरह से, चीजें इसको देख लेनी है। यहाँ इसको हमने कॉल कर लिया है, इसको भी गेट करके और इसकी वैल्यू जो है इसको प्रिंट करा के आप देख सकते हैं कि आप ये गेट सैलरी वाला जो है सपोज यही फंक्शन इसके साथ लिखना चाह रहे हैं, तो हियर यू कैन राइट E3 डॉट गेट सैलरी, and when you will execute you can see